गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाइन स्कॉलर्स ग्रुप का, आईपीएस मनोज लोहिया सर का, इम्तियाज़ जलील सर का और पूरी ग्रुप का जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। मुझे काफ़ी दूर से बुलाने में कितने अरेंजमेंट्स लगे। एक गाड़ी ने जो मुझे एयरपोर्ट तक लाई, फिर एक फ़्लाइट जो मुझे यहाँ तक लाई। पहली बार आया महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के बारे में जानता था लेकिन आया कभी नहीं था। तो आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना देर आप बैठे सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे देखने में मुझे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट में इतने अच्छे रैंक्स लाए हैं, इतने अच्छा मार्क्स लाए हैं। और शायद आप लोगों के अंदर भी ये कुछ कहीं ना कहीं थॉट हो सकता है वो कि आगे जाके, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई करा है तो आगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने की भी आप कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो अगर उससे रिलेटेड मेरी जर्नी से बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूँ अभी, बहुत कुछ सीखना बाकी है सर्विस में आने के बाद, लेकिन मेरी जर्नी से मैं बहुत शॉर्ट रखूँगा, इसको बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने सबको घर जाना होगा, काफ़ी लेट हो रहा है। लेकिन मेरी जर्नी से जो कुछ आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं तो मैं सिर्फ उसको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उतना मुझे अभी आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बचपन से सपना देखा था कि आईएएस एग्जाम लिखना है और लाना है, तो मेरा आंसर होता है कि मैंने नहीं देखा था। क्योंकि मेरे सपने उस टाइम बहुत छोटे होते थे, मतलब मेरे हमेशा सपने बहुत छोटे रहे, मतलब एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, शायद क्लास में टॉप करना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, यहीं तक के सपने देखे थे। इससे आगे नहीं देखा था, ऐसा नहीं सोचा था बचपन से कि आईएएस का एग्जाम लिखना है, 2 डिजिट रैंक आएगी, ये तो जब तक आई नहीं थी तब तक नहीं हुआ था। इवन अभी तक आज तक यकीन नहीं हो रहा, 1.5 महीना हो चुका है रिजल्ट आए हुए। तो इससे मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अपने जो ड्रीम्स हैं, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम हम हमेशा देखते हैं, लेकिन उस लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर भी हमारे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। तो उस बड़े ड्रीम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें और उस ड्रीम की तरफ, छोटे छोटे ड्रीम्स की तरफ हम चलें, तो मुझे लगता है कि ये रास्ता किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने का थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें डेफिनेट टारगेट्स जो है वो मिलते जाते हैं। तो मेरा जो इरादा था यूपीएससी करने का, वो कॉलेज में जाने के बाद आई थिंक 2018 में बना होगा, 18 में, और 19 में मैंने पास आउट किया हीरो मोटोकॉर्प में, जैसे सर ने अभी इंट्रोड्यूस किया, मैंने जॉब की थी। और वो जॉब करते हुए मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया और काफ़ी ज़्यादा नंबर से नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो उस वक्त ऐसा लगा था कि क्या मेरे बस में है भी ये एग्ज़ाम के नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जब किसी एग्ज़ाम को इतने लाखों लोग लिख रहे हैं और चंद 100 सीट्स जो हैं वो एलोकेटेड हैं कुछ सर्विसेज के लिए जो आपको चाहिए, तो हर इंसान के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे बेहतर कोई और होगा। आपसे बेहतर बेशक कोई और हमेशा होगा, लेकिन हर तरह का इंसान, हर तरह का स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करता है। यूपीएससी के ऐसा एग्जाम है जो सबको लेवल पे ले आता है, चाहे वो आईआईटी से पास आउट हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का, किसी प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने किया हो, वो कोई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हो या कोई बहुत छोटे स्कूल का पढ़ा हो, वो उर्दू मीडियम से हो, वो मराठी मीडियम से हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, वो हिंदी मीडियम से हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कोई एक एग्जाम मुझे लगता है कि इस कंट्री में प्रोवाइड करता है विद कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, रिगार्डलेस कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस क्रीड से आते हैं, सबको एक लेवल पे लाके जो एग्जाम ऑब्जेक्टिवली ये जज करता है, वो एक यूपीएससी का एग्जाम है। तो वहां तक का सपना देखना मैंने पहले नहीं सोचा, लेकिन 2019 में जब मैंने फाइनली तैयारी करना शुरू की थी, तो पैरा प्रीलिम्स जब नहीं क्वालिफाई हुआ था तो दिमाग में आया था कि शायद मेरे बस की नहीं, क्योंकि काफ़ी मार्जिन से नहीं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन ये भी पता था कि पढ़ाई नहीं हो पाई है ज़्यादा। तो जैसा भी सर मैं इम्तियाज सर से डिस्कस कर रहा था और मैंने बताया कि मेरे फादर 33 इयर्स उन्होंने सर्विस की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना क्लास 12 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पास किया। और मेरे अब्बा अभी तक मुझे बताते हैं कि जो उनकी पहली सैलरी थी डेली वेजेस पे, वो 6.5 रुपये पर डे की हुआ करती थी जब उन्होंने स्टार्ट किया था एएमयू में। और एज ए सेक्शन ऑफिसर वो रिटायर हुए 2015 में। पूरी ज़िंदगी मेरे फादर ने जो है वो साइकिल चलाई है। अलीगढ़ के एक ऐसे एरिया में हमारा घर है जहाँ गाड़ी एक किलोमीटर दूर आपको छोड़नी पड़ेगी उस
एरिया तक पहुंचने के लिए, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। और एक टाइम था जब मुझे ये कहने में शायद शर्म आती थी कि मैं जीवनगढ़ का रहने वाला हूँ, जिस अलीगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे वो प्राउड मोमेंट बन गया मेरे लिए कि मैं उस एरिया से। और एक और चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे उस एरिया में शायद हिस्ट्री में कोई नहीं था जिसने वहाँ रह के तैयारी करी हो। जो अभी सर ने बताया कि मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी। यूपीएससी की टोटल जर्नी में मैंने शायद 15,000 रुपये ही इन्वेस्ट करे 3 साल में। उसके अलावा जो मेरा कोचिंग थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो मेरे अल्मा मैटर भी है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो अगर आप मेहनत सही में करना चाहते हैं तो रास्ते जो है वो बनते चले जाते हैं। चाहे आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, चाहे घर का कंस्ट्रेंट हो, रास्ते या तो ऊपर वाला बनाते चलता है या फिर आपके आसपास के लोग को जरिया बना के वो रास्ते आप पे निकलते जाते हैं। तो ऐसी रास्ता मेरा निकलता चला गया। तो जिस एरिया से मैं बता रहा था आपको, मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुझसे पूछने के लिए कि इस एग्जाम में क्या है, हमें भी लिखना है, अगर यहाँ से हम बैठे कर सकते हैं तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो है वो सक्सेस इज नॉट ओनली कि मुझे रैंक अच्छी मिल गई या मुझे सर्विस अच्छी मिल गई। सक्सेस मेरे लिए यह है कि अगर मुझे देखकर उस एरिया से जहाँ से बिलोंग करता हूँ एक भी बच्चा ये इरादा करता है कि वो तैयारी करेगा, रिगार्डलेस कि वो, मैं दुआ करता हूँ कि सिलेक्ट हो, लेकिन तैयारी ही आपको एक इतना अच्छा, इतना वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बना देती है ये यूपीएससी की तैयारी, कि आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये आप जरूर वहाँ पे स्टैंड आउट करेंगे। खैर, तो मैं 2020 में अपने घर आ गया जब कोरोना का पैंडेमिक भी स्टार्ट हुआ था, और एक ही कमरे में रह के मैंने पढ़ाई की। 2021 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया। जब मुझे लग रहा था कि अब मेरी रैंक जो है बहुत अच्छी आएगी, और आपको सब इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते ना आपको लगता है कि मैंने, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय कर चुके होते हैं आप, ये पूरा एग्जाम 1 साल चलता है। प्रीलिम्स होता है 2, उसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। मेंस होता है, उसमें 9 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं 3 इयर्स ईच। तो क्वालिफाई करने के बाद आप सोच नहीं सकते कि वहां से वो फॉल होता है, वो कितना लंबा फॉल होता है कि आपको दोबारा प्रीलिम्स लिखना है, दोबारा मेंस जाना है, फिर दोबारा इंटरव्यू जाना है, और उसकी हिम्मत कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब फाइनली 7 नंबर से मैं लिस्ट में नहीं था, तो जैसे अभी मुनीब सर ने बताया कि मेरी मदर ने 2 जून 2022 को बोला था कि इस बार अगर 10 नंबर या 20 नंबर भी आ जाते तो तुम्हारी पसंद की सर्विस नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगले साल टॉप 100 में रैंक आएगी। और उस वक्त मैंने अपनी मदर से बोला था कि आपको लगता है कि इतना आसान है क्या टॉप 100 में रैंक लाना? कितने लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे होंगे, मैं तो यहीं से कर रहा हूँ और ऐसे नहीं होगा। लेकिन पता नहीं किस वक्त आपके मुंह से क्या बात निकल जाती है जो अल्टीमेटली सच हो जाती है, जो मेरे केस में हुई कि मैं इस साल ऑल इंडिया रैंक 86 बना। तो ये मेरी कहानी एक छोटी सी उसमें मैंने आपको बताई। इसके आगे मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे शायद हमारे पास इकोसिस्टम यूपीएससी से रिलेटेड उतना नहीं है डेवलप्ड। जैसे नीट का तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अभी ऑलमोस्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब इतने अच्छे बच्चों के स्कोर्स आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन यूपीएससी का वो कोचिंग नहीं है, आपको लगता है कि वो रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या ऐसे में तैयारी करी जा सकती है? क्या औरंगाबाद में बैठकर कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मुझे IAS, IPS, IFS बनना है, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो वो आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं दिल्ली के बहुत करीब रहा हूँ। अलीगढ़ से दिल्ली 3.5 घंटे का सफर होता है गाड़ी से, और मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं दिल्ली जाके तैयारी कर सकता था, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी थे और उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैंने डिसीजन लेके मैं घर से तैयारी करूंगा। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर वो इकोसिस्टम बनाना है तैयारी का, तो वो आप यहाँ बैठ के भी बना सकते हैं, किसी और गाँव में बैठ के बना सकते हैं। सिर्फ वो इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी इंटरनेट हमारे पास आ चुका है और सारे रिसोर्सेज डेमोक्रेटाइज हो गए हैं। डेमोक्रेटाइज होने का मतलब क्या है कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली की पढ़ाई करने के लिए। आपको यहाँ से बैठ के दिल्ली की कोचिंग, अगर आपको कोचिंग करना है तो ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं करना है तो नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। दिल्ली की जो बड़ी बड़ी फोटोस्टेट शॉप्स जो नोट्स और बुक्स बेचते हैं, वो आपको ऑल इंडिया कुरियर करने को तैयार है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी गाइडेंस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ से बैठ के भी वो सपना देखते हैं कि आपको यहाँ से बैठ के अपने घर बैठ के एग्जाम निकालना है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे एग्जाम्पल से वो आप फुल प्रूफ देख सकते हैं कि आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं बैठ के, आज की एज में कुछ भी इंटरनेट के आने के बाद हमारे पहुंच से दूर नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट मुझे रखना था कि अगर आपको यहाँ बैठ के तैयारी करने का इरादा है तो। तीसरा पॉइंट
मैं मेरे जो अटेम्प्ट की स्टोरी मैंने आपको बताई, इसमें कुछ ना कुछ मतलब हम सबके ज़िंदगी में कुछ मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें जो है वो टाइम एक सही टाइम पे आपको मिलती है, उससे पहले आप कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं मिलती। या तो आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी मसलियत हैं जो चल रही हैं पीछे, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो वहाँ मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2019 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी दिया था। मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का था। मैं शुरू से था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना है, और रिटन मैंने क्वालिफाई कर लिया था। मैं एसएसबी में स्क्रीन इन हो गया था, और मैं फिफ्थ डे तक कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था वहाँ पे। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया यार, मुझे बहुत मायूस लग रहा था उस टाइम पे कि हो जाता तो मैं एयरफोर्स में काम करता। लेकिन सोचिए अगर उस टाइम में कॉन्फ्रेंस इन हुआ होता और कमीशन हुआ होता एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, जो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन मैं फिर कभी यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं पाता, और आज 86 रैंक भी नहीं आ पाती। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग ये है जो हमारे हाथों से बाहर है, जो शायद हमारे लिए ऑलरेडी हो चुकी है, कि हमें सही टाइम पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी मुकर्रर है। तो अगर हम अपने आप को उन फेलियर से डिटैच करके अगर हम सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करें कि क्या प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो अभी मनोज सर ने भी बात की थी अभी, वो हम कर पाते हैं कि हम डिटैच कर दें अपने आप को रिजल्ट से। जैसे एक चीज है निष्कर्म करके एक बात होती है जो गीता में भी शायद लिखी हुई है, जिसमें माना जाता है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए। ऑलमोस्ट हर रिलीजियस बुक में इस तरह की बातें कही गई हैं। तो एक वो चीज आप किसी भी कंपटीशन को अगर आप जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि रिजल्ट जो है वो अपने आप आएगा अगर आप प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोसेस फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। फाइनली मैं एक चीज़ ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस मुझसे अभी पूछता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सक्सेस के। सो मेरे केस में तो ऑनेस्टली स्कार्सिटी जो है रिसोर्सेज की, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होना वॉज एन इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपके पास एक कंफर्ट जोन भी आ जाता है उसके बाद, कि आपको काम करने का दिल नहीं चाहता, कहीं ऊपर जाने का जो है वो जज्बा नहीं आता, वो जोश नहीं आता। और जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप कुछ पाना चाहते हैं, तो सारी एनर्जी आपकी एक ही डायरेक्शन में जो है वो लग जाती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि उनके पास उतने माली हालात उनके अच्छे नहीं है, या फिर फाइनेंशियली वो इतने सिक्योर नहीं है, तो अपने आप को इस चीज को एक वीकनेस ना मान के अपनी स्ट्रेंथ मानिए कि आपके पास वो चीज आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप बेस्ट से बेस्ट एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट रैंक ला सकते हैं। तो ये एक इंग्रेडिएंट जो मेरे सक्सेस में था वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज था। दूसरा मैं इंग्रेडिएंट बोलूंगा कि अपने आप से सच बोलना है हमेशा, ऑनेस्टी टू सेल्फ। मतलब अपने आप से अगर आप झूठ बोलने लगेंगे, कि मान लीजिए जैसे अभी मनोज सर ने भी ये बात बोली थी कि अपनी गलतियां अगर आप नहीं पहचान रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैंने आज नहीं पढ़ा तो मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैं अपने शेड्यूल से नहीं चल रहा हूँ तो क्यों नहीं चल रहा हूँ, अगर अपने आप से आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो भी इस प्रोसेस में एटलीस्ट यूपीएससी में तो सक्सीड होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां करी वो सेकंड में नहीं करी। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, दूसरे में इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस हो गया लेकिन मेंस में स्कोर अच्छा नहीं था, थर्ड अटेम्प्ट में मेंस का स्कोर ही मुझे फाइनली रैंक तक पहुंचाया। तो अपनी गलतियां पहचानिए, उनको एक्सेप्ट करिए हम्बली, इससे ह्यूमिलिटी आती है आपके अंदर कि आपके अंदर जो गलतियां आप पहचान रहे हैं उनको करेक्ट कर रहे हैं लगातार। तो ऑनेस्टी टू सेल्फ जो है वो ह्यूमिलिटी लाती है, जो आपको एक अच्छे मुकाम पर इंशाल्लाह लाकर खड़ा करेगी। तो ये थोड़ी सी चीजें थी। अभी यूपीएससी के बारे में अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत चीजें मैं यूट्यूब पे भी बना चुका हूँ और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। कोई है अगर जो चाहता है यूपीएससी तैयारी करना, वहां से ले सकता है। अभी वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भी यहाँ पे ज्यादातर हमारे बच्चे जो है वो नीट के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स अभी क्वालिफाई करे हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, तो एज अ डॉक्टर आपके पास एक बहुत बड़ी एज होती है यूपीएससी एग्जाम में कि आपको लिखने की और याद करने की बहुत अच्छी स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। तो एज अ डॉक्टर अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। मेडिकल साइंस ऑप्शन लेकर लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक्स ला रहे हैं यूपीएससी में, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी पढ़ने की जो आदत है, मेहनत करने की जो आदत है, वो यहाँ नीट के एग्जाम से ही शुरू हो जाती है। और वो मेहनत करने की आदत ही आप यूपीएससी में रेप्लिकेट करेंगे, वही सेलेक्ट होने के बाद एज एन ऑफिसर आप रेप्लिकेट करेंगे अपने इंडिया का नेशन डेवलपमेंट, मतलब नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो वो मेहनत की आदत एक डॉक्टर को जो होती है, हम देखते हैं प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं, पढ़ाई का सिलसिला रुकता नहीं, चलता रहता है।
वो आदत यूपीएससी में अगर आप लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मेडिकल साइंस ऑप्शन से या फिर किसी और ऑप्शन से जो है वो हासिल होगी। तो रिसोर्सेज अगर किसी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम पर या यूट्यूब पे भी देख सकता है, मैंने वहाँ सब अपलोड कर रखा है। आज का जो मेन मकसद था आने का, वो बस थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल चीज़ें कुछ शेयर करना था जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। इसमें घर रहने के मतलब घर रह के तैयारी करने के रीजन में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके पेरेंट्स का और जो फैमिली का इमोशनल सपोर्ट होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। मेरे ख्याल से जिन लोगों के अच्छे आज नीट में मार्क्स आए हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि आपके पेरेंट्स का जो इमोशनल सपोर्ट रहा है आपको, आपके लिए, वो इररिप्लेसेबल था। तो उसी इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं अलीगढ़ में रहा था, अपने पेरेंट्स के साथ रहा था, वो सपोर्ट इररिप्लेसेबल था। तो ये सब चीजें आप एडवांटेज देखिए, अपने घर रहने के एडवांटेज देखिए, ना कि डिसएडवांटेज देखिए। और जैसे मैंने आज दिन में कुछ इकरा स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट किया था, तो उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि 9-10 के बच्चों को आइडिया था यूपीएससी में कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये देख के एक प्राउड फीलिंग आई कि मैं जब 9-10 में था तब मुझे नहीं आइडिया था इस चीज का, और शायद अगर मेरे जैसा कोई सिलेक्टेड इंसान मेरे साथ आके किसी ने बताया होता तो शायद मैं बेहतर आज जल्दी कर लिया होता। मैं अभी 25 साल मेरी उम्र है, लेकिन 21 साल में आप एग्जाम लिख सकते हैं। जितना जल्दी आप सर्विस में पहुंचेंगे उतना आपको फायदा होता है करियर में। इवन इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं अगर आप यंग कैंडिडेट होकर आए होते हैं तो वो ओरिएंटेशन आज मुझे बच्चों में देखने को मिला, 9-10 क्लास तक के बच्चों में, जो कि बहुत खुशी की बात है। और ओरिएंटेशन वो होना चाहिए। ऐसे ही उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, वो हर साल इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होकर उर्दू मीडियम से जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनईपी 2020 के अंदर हमारा मदर टंग को जो है वो प्रमोट कर रही है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका मीडियम ऐसा है कि आप नहीं कर सकते अटेम्प्ट, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। यूपीएससी में जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, मीडियम को रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये छोटी सी थोड़ी बातें थी। एक मैं एनालॉजी लेकर आया था, क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो यूपीएससी जो है वो वनडे या T20 मैच नहीं है, यूपीएससी टेस्ट मैच की तरह होता है। आप धीरे धीरे उसको परख कर जो है वो खेलते हैं। अगर आप रनिंग की बात करें तो वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, वो क्रॉस कंट्री मैराथन की तरह होता है। तो कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है यूपीएससी की जर्नी में, कि आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। मैं अराउंड 8 घंटा रोज मैंने पढ़ाई करी है फॉर 3 years। उससे ज़्यादा इंसान की बस की कैपेबिलिटी नहीं होती, 8 घंटे ज़्यादा इंसान भी नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब कि और चीज़ें जो मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो वो, और मैं फुटबॉल भी खेलना पसंद करता हूँ, तो वो हॉबीज भी मैंने कंटिन्यू रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, लोगों से बात करना बंद कर दें, 3 साल बाहर निकलना बंद कर दें तो सिलेक्शन 100% होगा, ऐसा नहीं होता। आपके लाइफ के जो बाकी चीजें होती हैं वो आपके मेंटल हेल्थ को और मेंटल स्टेबिलिटी को उस तरह सपोर्ट करता है कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अगर हर चीज पे बराबर का ध्यान दिया जाए तो ये इन चीज़ों को थोड़ा बोलकर मैं बस क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मैंने टाइम भी ले लिया आप लोगों का, हम लोगों ने आज। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कुछ छूट गया हो मैं डिस्कस करूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ। कोई भी मुझे आप एक टॉपिक बता सकते हैं। लास्टली मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जो आज बैठे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा आपके नीट के रिजल्ट जो इतना अच्छा आया था उसके ऊपर। और मैं आपसे बस एक लास्ट बात ही बोलना चाहूँगा कि सपने देखना मत छोड़िएगा। और कोई भी पेरेंट जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों के, अगर उन्होंने कोई सपना देखा तो उसे वहीं कभी दबाइएगा नहीं। अगर कोई आपने सपना देख रहा है कि चांद पे जा सकता है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो सपना देख सकता है उसके बारे में। अगर मैं जीवनगढ़ में, अलीगढ़ में बैठकर ये सपना देख रहा था मैं कल यूनाइटेड नेशंस में जाऊंगा, तो वो मुझे, अगर मैं सोचूं तो मुझे वो इम्पॉसिबल सा लगेगा। लेकिन शायद अगर मुझे अभी फॉरेन सर्विस एलोकेट होती है तो मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर पाऊंगा फ्रॉम दैट प्लेस। तो सपने देखना नहीं छोड़ना है, और जितने बड़े से आप सपने देख सकते हैं उतना बड़ा काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। मेरे भाई का ही मानना है। मेरे भाई भी सेम जगह जीवनगढ़ से ही रहे हैं, AMU से पढ़ाई करी है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है पूरे इंडिया में, वो उनको मिली है। सितंबर में वो अपना मास्टर्स करने जा रहे हैं। तो इसको एग्जाम्पल देके बस मैं यही लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि सपने खुद देखना मत छोड़िए। जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना जल्दी उस तक पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा सपना नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और जो पेरेंट्स हैं उनसे बस मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सपने देखने दें, और उनको, मुझे पता है कि जो पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी से और 100 टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपने
देखने का जो प्रोसेस है, अगर वो बंद नहीं होगा तो सपने पूरे होने का प्रोसेस भी बंद नहीं होगा। बस इस लास्ट बात से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आई होप दैट और आप लोग भी जो है वो सेलेक्ट हो बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। वेलकम। ठीक है, तो इसमें क्या, मेरा एक बहुत बड़ा चीज़ मानना है कि जैसे आप 11-12 पे जिस टाइम होते हैं ना, तो अच्छी बात है कि यूपीएससी को आप टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो आपकी किताबें हैं, स्कूल की किताबें हैं, उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है और अपना ग्रेजुएशन अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली, आप एनसीईआरटीज़ की बात करते हैं, तो मैं आज भी एग्जाम्पल दे रहा था कि इस साल यूपीएससी में 15 मार्क का क्वेश्चन 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस में से आया था, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो हम सोच नहीं सकते 9th क्लास में हम पढ़ी होगी। और मुझे वो क्यों याद है, क्योंकि मैंने 9th में उतने अच्छे से वो एनसीईआरटी पढ़ी थी कि जब मैंने वो क्वेश्चन दोबारा देखा यूपीएससी में तो मुझे रियलाइज हुआ। तो सोशल साइंस की हम लोग ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। साइंस की एनसीईआरटी आप मैं मानता हूँ कि अगर आपका साइंस का बेस अच्छा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको साइंस का बेस नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप पढ़िए एनसीईआरटी, आपको फायदा करेगी। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं कहूँगा कि जो जहाँ से आपको कंफर्टेबल ना हो, अगर आपको 6 से 10 कंफर्टेबल है तो ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं पता है वहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। मल्टीपल पार्ट्स यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे ना, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। एक इकोसिस्टम बनाया था मैंने अपने घर पर ही अपना, और मेरे 4 दोस्त तैयारी कर रहे थे, तो हम वर्चुअली गूगल मीट पे आके एक साथ मिलते थे और डिसाइड करते थे कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है। तो वो इकोसिस्टम मैंने इस तरह से बनाया। टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे किया था, मेरे जहाँ मैं सो के उठता था, मैं सोने का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को पसंद है आराम करना, किसको नहीं पसंद होता। और तो मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि किसी को ऐसा नहीं होता कि किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो उसको पढ़ना बहुत पसंद है, 10 घंटे पढ़ाई करता है, सोता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, वो भी अपने आप जबरदस्ती करके बैठना पड़ता था, 8 घंटे तब पूरे होते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको उतना मजा नहीं आ रहा है तो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप जैसे लोग ही, मैं भी सेम ही हूँ जिसने क्वालिफाई किया। टाइम मैनेजमेंट मैंने इस तरह से किया था कि एक व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा था, अगले दिन क्या करना है मैं उस बोर्ड पे लिख देता था। जैसे मनोज सर ने बात करी कि आपको शेड्यूल पता होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट सीरीज में 8.5 घंटे की पढ़ाई करनी है तो मैं 3 सेशंस में उनको डिवाइड करता था। और यूपीएससी की तैयारी को मैं अपनी जॉब की तरह देखता था और रैंक लाना वाज अ प्रोजेक्ट फॉर मी। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल्स मैंने यूपीएससी में जो है वो अप्लाई करे थे कि आप 3 सेशंस में मैं बैठता था, 2.5 घंटे या 3 घंटे के, बीच बीच में ब्रेक लेता था, ठीक है, लंच के टाइम पे लंच करता था, आराम के टाइम पे आराम करता था, खेलने के टाइम पे खेलने जाता था। तो अब टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से करिए, बट शेड्यूल जरूर बनाना। एक शेड्यूल अगर आप बनाएंगे और उस पर स्टिक करेंगे, और शेड्यूल अपने दिमाग में नहीं बनाना, शेड्यूल लिख के बनाना है, क्योंकि अपने दिमाग में जो चीज होती है फिर इंसान अपने आप ही झूठ बोल देता है कि शायद मैंने ये प्लान नहीं किया था, कुछ और प्लान किया था। तो ये झूठ बोलना मुश्किल होता है अगर आप वो शेड्यूल लिख लेते हैं। तो शेड्यूल बना के लिख लीजिए और बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में तोड़ दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि शेड्यूल आप लिखेंगे, वो टाइम वो जो व्हाइट बोर्ड है मैंने अपने बेड के जस्ट सामने रखा था कि जैसी आंख खुलती थी पहले वो चीज दिखती थी मुझे, तो दोबारा सोने का उतना मन नहीं करता था और उठ के तैयारी करने लगता था। तो इस तरह से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे मिलकर अभी उनको इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि डील कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।